आज हम लोग लोक प्रशासन के पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या सेवा वर्गीय प्रशासन के संदर्भ में डिसिप्लिन, जिसे हम अनुशासन, और मोराल, जिसे हम मनोबल के रूप में जानते हैं, पर वार्ता करेंगे। पहले सबसे पहले डिसिप्लिन को समझने, आम बोलचाल की भाषा में डिसिप्लिन या अनुशासन का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो एक निश्चित बंधन में बंधकर काम करे और जिस कार्य के लिए वो बना हुआ है या जिस संगठन में वह कार्य कर रहा है, जिस संगठन में जिस कार्य के लिए उसका वो प्रयोग में लाया गया है, उसे उसके नियम के अनुकूल काम करना चाहिए। अनुशासन के संदर्भ में विलियम जी टॉर्पे ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा डिसिप्लिनरी एक्शन refers to administrative steps taken to correct employees misbehavior related to job performance। मतलब किसी कर्मचारी के खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, तो इसलिए किया जाता है कि उसका जो बिहेवियर है उस जॉब के प्रति, जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है, उसको करेक्ट करने के लिए किया गया। क्योंकि वह जो इसलिए उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया या उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है क्योंकि वह डिफाइंड रूल्स के अनुसार कार्य नहीं करता है। उन्होंने कहा, दूसरे एक विचारक हैं हीमैन, उन्होंने कहा अनुशासन एक व्यक्तिगत व्यवहार है, यानी डिसिप्लिन इज ए डिसिप्लिन इज ए सिस्टमैटिक बिहेवियर। यह व्यवस्थित व्यवहार है, यानी जो व्यवहार करना है वह एक सिस्टमैटिक रूप से करना है। यानी अब मान लीजिए आप किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं, सो संगठन का कोई नियम है, कोई कानून है, किस पर्पज में आपको कार्य करना है, जिसके लिए आपको बनाया गया है। तो उस कार्य को करने के लिए जो आपका व्यवहार होना चाहिए वह उस सिस्टम के अनुरूप होना चाहिए, यानी प्रेस्क्राइब्स रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुरूप होना चाहिए। अब मतलब होता है कि क्या क्या ज़रूरत है डिसिप्लिन की, पर्पज क्या है डिसिप्लिन का किसी भी संगठन में, या इसका पर्पज क्या है। पहला पर्पज है कि लोक प्रशासन में लोक सेवकों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रशासन को कार्य कुशल बनाने के लिए सहायक होता है। यानी यह जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है लोक सेवकों के खिलाफ, वह उस जो कर्मचारी है या कह सकते हैं उस संगठन है जिसमें उसको कार्यकुशल, उस व्यक्ति को कार्यकुशल बनाने के लिए या पूरे के पूरे सांगठनिक ढांचे को कार्यकुशल बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए कार्य किया जाता है। दूसरा है, यह एक वॉचडॉग के रूप में कार्य करता है और उन पर माने यह डिसिप्लिन जो है या डिसिप्लिनरी कमिटी है या डिसिप्लिनरी एक्शन है, एक कर्मचारी के ऊपर वॉच डॉग के माने देखभाल करने वाले के रूप में कार्य करता है। और यह उसको इसलिए करता है कि वो काम करें जो रूल्स, जो संगठन के ऑब्जेक्टिव्स है या संगठन के ज़रूरत हैं, उनके अनुरूप कार्य करें। दूसरे अंग्रेजी में कह सकते हैं वर्क एज ए डिसिप्लिन, जो पर्पज है डिसिप्लिन का, वर्क एज ए वॉचडॉग ऑन द बिहेवियर एज वेल एज एक्शन ओवर द एम्प्लॉयज टू मेक देम टू डू देयर वर्क इन अकॉर्डेंस टू द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। माने उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ज़रूरत है और उसकी जो उद्देश्य है उसको लिए बनाने का है। अब प्रश्न उठता है कि डिसिप्लिन लागू करने के लिए कौन कौन सी कार्रवाई की जाती है। मोटे तौर पर
तो पहला होता है कि वार्निंग दिया जाए। जो पहला होता है, कोई भी संगठन में अगर किसी व्यक्ति ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया हो, उन्होंने या कोई कर्मचारी जो है इनडिसिप्लिन हुआ है, तो उसे सबसे पहला है वार्निंग देना होता है। दूसरा है उसके कार्यों में परिवर्तन लाना, माने जहाँ पर वो चेंज ऑफ वर्क, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और जो कार्य को निष्पादित करता है या संपादित करता है, उस वर्क को परिवर्तन में लाना। तीसरा है कि उनके इवेल्युएशन ऑफ एफिशिएंसी, माने वो जो कार्य करते हैं उनका मूल्यांकन करना, यानी उनका जो वरिष्ठ अधिकारी होता है या वो उस संगठन का कोई एक एजेंसी होती है जो कार्यों का मूल्यांकन करती है। चौथा जो होता है डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का जो तरीका होता है, उनके सेवा रिकॉर्ड जो होते हैं, जिसको कहते हैं सर्विस रिकॉर्ड कहते हैं, तो उस सेवा अभिलेख में इस बात का जिक्र करना कि इन्होंने फलाना काम दिया गया था, इसे इन्होंने नहीं किया, या इन्होंने संगठन के ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जाकर के काम किया है। उसका पांचवा जो है मोटे तौर पर वो आर्थिक दंड देने से रोका। यह आर्थिक दंड दो तरह से हो सकता है। पहला है कि उनके इंक्रीमेंट को रोक देने के लिए, या एक दो इंक्रीमेंट पीछे कर देने के लिए, या फिर इस तरह से दिया जा सकता है कि इनको 1-2 साल तक कोई भी आर्थिक रूप से जो इंसेंटिव्स मिलना है, उन इंसेंटिव्स को रोक देने का है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि उनको उस पद से कुछ दिन के लिए मुक्ति कर दिया जाता है, खास जैसे सस्पेंशन कर दिया गया, या किसी जगह उस जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उनसे मुक्ति दे दिया जाए। नेक्स्ट स्टेप कभी कभी लेते हैं कि जिस पद पर है उस पद से इनको डिमोट कर दिया जाए, पदानावती किया जाए, जिसको डिमोशन किया जाता है, कि जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उनसे डिमोट किया जाए। नेक्स्ट होता है कि चूंकि वह जो क्रिमिनल अगर एक्टिविटीज़ किए हुए हैं, उनके डिसिप्लिन से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी शो करता है, तो उन पर क्रिमिनल केस किया जाए, फौजदारी का मुकदमा किया जाए। तो इस तरह से पूरे के पूरे मोटे तौर पर हम देखें तो यह तरीका होता है कि किसी कर्मचारी को डिसिप्लिन में लाने के लिए या अनुशासन में लाने के लिए। एल डी व्हाइट ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है वह किस आधार पर लिया जाता है। पहला कहते हैं कि इनफॉर्मल नोटिस भेज दिया जा सकता है, पहला। दूसरा होता है कि उनको वार्निंग दिया जाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आप उसको समझ जाइए, अदरवाइज आप पर कोई एक्शन लिया जाएगा। तीसरा है कि उसमें सस्पेंशन कर देते हैं कुछ दिन के लिए, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है कि नहीं, आप इस कार्य से थोड़ा देर के विमुक्त रहते हैं और आप पर इंक्वायरी चलेगी, उसके बाद आपको हम लोग कार्य पर ला सकते हैं। उस नेक्स्ट मैंने पहले भी कहा कि डिमोशन किया जा सकता है उस पद पर जिस पद पर आप बने हैं, इसलिए माना जाता है कि आप उस पद लायक नहीं है, पद के लायक नहीं है, इसलिए आपको डिमोट किया जाता है। नेक्स्ट है कि उनके सर्विस से उनको डिस्मिसल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और लास्ट है कि जुडिशियल प्रोसिक्यूशन किया जाता है, कि जिसको हम कह सकते हैं चाहे क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो या सिविल क्रिमिनल एक्टिविटी जो किए हुए हैं उसके आधार पर उनको कोर्ट ऑफ लॉ में अपील किया जाता है, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाती है कानूनन सबब। अब प्रश्न उठता है कि कौन करेगा किस पर डिसिप्लिन, माने डिसिप्लिन को अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात आएगी तो यह अधिकार किसको दिया हुआ है, कौन इसका संभाग होगा। तो इसमें सबसे जो पहला चीज़ आती है वो मोटे तौर पर यह सीधा है कि वन हु अपॉइंट हैज़ द पावर टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी जो व्यक्ति जो सक्षम पदाधिकार है जिसने अपॉइंट किया है जो व्यक्ति, वही डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। तो इसलिए अनुसार तो उसमें उसके बारे में कि जो एक है कि पहला जो वह अप्लाई किया है और वही ले सकता है। एल डी व्हाइट के शब्दों में इट इज़ द हायर एंड फायर रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ हायर एंड फायर, जिसने हायर किया वही फायर कर सकता है, क्योंकि अंतिम में डिसिप्लिनरी एक्शन में पद विमुक्ति भी होती है, इसलिए फायर भी कर सकता है। कुछ लोगों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई एक स्वतंत्र इकाई द्वारा होनी चाहिए। स्वतंत्र इकाई माने वह इकाई जिस पर लोगों का विश्वास हो, जो कार्यपालिका या किसी संगठन के अधीन न कार्य करे, जो दोनों के पक्षों को सुनने के लिए सक्षम है और जिन पर एक्शन लिया जा रहा है, जिन्होंने एक्शन के लिए कहा है, वो दोनों को उस पर विश्वास हो।
ऐसा ये संगठन हो तो उससे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। भारत में हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग सरकारी कर्मचारियों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है। ये इसके द्वारा और भी किया जा सकता है। 1955 में भारत में अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील संबंधी नियम का निर्माण किया गया। जो भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसमें उसके लिए एक अनुशासन कमी बनाई गई, नियम बनाया गया जो जो उनकी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए उन अनुशासन में अपील कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो वह उस पर जा सकता है। तो ये हुआ अनुशासन के संदर्भ में। और इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, क्या अनुशासन से आपका संबंध समझते हैं, अनुशासन किसी संगठन के लिए क्यों आवश्यक है। दूसरा है कि अनुशासन के द्वारा संगठन में कार्यकुशलता लाई जा सकती है, इसकी विवेचना करें। ये प्रश्न बेसिकली इनसे बनता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि अनुशासन क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है या उसका उद्देश्य क्या है। तो ये यहीं तक। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन के साथ साथ मोराल की बात करते हैं, जिसको मनोबल की बात करते हैं। एक्चुअली कहते क्या है कि यह इस प्रशासन के दो सिक्के हैं, एक तरफ डिसिप्लिन, दूसरी तरफ मोरल। क्योंकि आप एक तरफ केवल डिसिप्लिनरी एक्शन या डर दिखाकर किसी संगठन में आप ला नहीं सकते हैं, कि उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरी तरफ आपको अपने कर्मचारियों को उनके जो भीतर का मनोबल है उनको उठाना पड़ेगा और तब जाकर के वो संगठन से जुड़ेंगे। तो जो मनोबल होता है उसको कहते हैं, मनोबल किसी भी प्रशासकीय संगठन का आधार स्तंभ है, जिसके सहारे समस्त प्रशासकीय कार्य विधि संचालित होते हैं। ये एक जो कह सकते हैं कि ये आधार स्तंभ होता है, जिसके द्वारा वो जितने भी कार्य है, प्रशासकीय कार्य है, उसको संचालित किया जाता है। यह प्रशासनिक व्यवहार का प्रेरक है एवं उनका संचालक है। जो प्रशासनिक व्यवहार है, जो व्यक्ति उसमें काम करते जाता है, उसके लिए यह प्रेरक तत्व है कि उसका मोराल, अगर उसकी मनोबल ऊंचा रहेगा तो उसको प्रेरणा देता है कि आप संगठन के लिए एफिशिएंट होकर काम करें। और दूसरे साथ साथ वह उसका संचालक है, वह थ्रस्ट का काम करता है। इंजन में एक थ्रस्ट का कार्य किया जाता है, वह उनको उत्साहित करता है कि आप संगठन के लिए कार्य करें। इसका महत्व क्या है मोराल का? पहला है कि मनोबल किसी भी संगठन की जीवन शक्ति है। इसके बिना समस्त प्रशासनिक क्रियाएं निर्जीव रूप में संचालित होती हैं। यह एक तरफ से लाइफलाइन है किसी भी और जो व्यक्ति उसमें, चूंकि किसी भी संगठन में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वही इम्पोर्टेंस होता है। तो यह जो इम्पोर्टेंस है तो उसमें वो लाइफलाइन का काम करता है, क्योंकि संगठन तो निर्जीव है लेकिन उसके भीतर जो काम करने वाले वो सजीव होते हैं। उनको एक प्रेरणा देता है, उनको एक ऊर्जा का संचार करता है ये मनोबल। इसीलिए एल डी व्हाइट ने इस संदर्भ में कहा है कि इट इज ए होलसम मोरल इज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द फोर्स एंड एनर्जी विच मेक द अचीवमेंट। कहता है कि एक अच्छा खासा मनोबल रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वह एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है और उसके भीतर एक एनर्जी भरता है या ऊर्जा भरता है, जिससे संगठन तेजी से काम कर सकते हैं, वह उसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो अच्छी तरह से कार्य कर सकते। इसीलिए उन्होंने एक परिभाषा दी है उनके अनुसार, मोरल इज ए इनर पोसेशन ऑफ ए इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यह क्या है? किसी व्यक्ति या ग्रुप समूह के भीतर का इनर, जो भीतरी जो शक्ति है, वो पोसेसर, जो उसके भीतर जो आत्मशक्ति जिसको हम कहते हैं वह है। चाहे वह समूह का हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति का हो सकता है। दूसरे शब्द में हम अगर पूरे शॉर्ट में अगर उसको समझने का प्रयास करें तो मनोबल व्यक्तियों के समूह में एक लक्ष्य की खोज है और धैर्य के साथ लगातार साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी एक समूह है, संगठन क्या है? लोगों का समूह है जो कोऑर्डिनेटिव एफर्ट से चलते हैं, उसके द्वारा वह किसी उस संगठन की ऑब्जेक्टिव को पास करते हैं। इसको पास करने में जो व्यक्ति हैं उनके भीतर जो यह मनोबल जो है वह उस लक्ष्य की खोज करता है, जिसके द्वारा मिलजुल करके संगठन के अस्तित्व को प्राप्त करें।
तो अब हम आते हैं, बात करते हैं कि मनोबल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहली जो इसकी विशेषता है, इसमें व्यक्ति एक समूह के साथ मिलकर काम करता है, यानी व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं काम करता है। मनोबल प्रेरित करता है कि आप ऑर्गेनाइज या ग्रुप बिहेवियर डेवलप करें। दूसरा है, इसके कार्य धैर्यपूर्ण है। आपको धैर्यता के साथ कोई भी संगठन में कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो मोराल उनको धैर्य प्रदान करता है कि आप संगठन के लिए जल्दीबाजी में न करें, धैर्य के साथ उस संगठन के साथ जुड़े रहें। तीसरा है, यह समस्त समूह एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। जो पूरा का पूरा समूह होता है संगठन का, वह जो निश्चित लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव जो संगठन का जिस पर्पज के लिए बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अगर ऑर्गेनाइजेशन, तो वह किस लिए बना है, तो जनता की सेवा के लिए बना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। और नेतृत्व वर्ग एवं समूह के सदस्य एक दूसरे पर विश्वास होता है। मोराल जो है, जो उसके वजह से नेतृत्व जो करने वाला है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है, और उसके भीतर जो कार्य करने वाले एक दूसरे पर विश्वास कर ले। इसीलिए जेडी मुने ने कहा है कि जो ये मोरल है, या जिसको मनोबल कहते हैं, वह मनोवैज्ञानिक गुणों का है। और इस मनोवैज्ञानिक गुणों का जोड़ है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, धैर्य होता है, साहस होता है, पौरुष होता है, विश्वास होता है, और भी बहुत से तत्व। इन तत्वों से मिल करके वह मोराल बनता है किसी भी व्यक्ति का, यह मनोबल बनता है। इसीलिए यह एक मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्ति के भीतर इन गुणों को समाहित करता है। बर्नार्ड ने कहा है, चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि मनोबल एक प्रकार का स्वप्रेरित प्रेरणा है। स्वप्रेरित प्रेरणा माने भीतर से जो प्रेरणा मिलती है किसी कार्य करने के लिए, जो अभिकर्ता को के दिल को और दिमाग में बनती है। जो उस कार्य करने वाला जो संगठन में व्यक्ति है, उसके दिमाग में और उसके दिल में वह प्रेरणा के रूप में उभरती है कि हमें इस संगठन में, इससे हमको प्रेरणा मिलती है और इस संगठन के कार्य को करना है। किसी भी संगठन में अगर मनोबल बढ़ता है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अगर मनोबल बढ़ता है तो मनोबल से क्या क्या फायदे होते हैं किसी संगठन को। तो पहला है, कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन एवं जटिल कार्य भी प्रसन्नता से करते हैं। अगर आपको मनोबल रहता है, जैसे हम देखते हैं कि वार में जब युद्ध में जाते हैं, हमारे सैनिक जाते हैं युद्ध में, तो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। और जब यह मनोबल जब बढ़ जाता है, उनके भीतर में एनर्जी आ जाती है, थ्रस्ट जो इनर थ्रस्ट आता है, तो वह कठिन से कठिन कार्य, क्योंकि वो जब युद्ध में जाता है वह सैनिक तो अपनी जान को देता है और प्रेम से देता है, खुशी से देता है। ठीक उसी तरह से संगठन में काम करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में संगठन के फायदे के लिए, संगठन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने चीज़ों को, अपने जान को भी अगर न्यौछावर करना पड़े, अपने सब कुछ को न्यौछावर करना है, तो वो भी प्रसन्नता से करता है। तो मोराल का ये जो पर्पज होता है, मनोबल जो है, वो संगठन से जुड़ने की प्रेरणा देता है। यह संगठन के लिए न्यौछावर करने की लिए पूरा की पूरी आहुति देने की प्रेरणा देता है। दूसरा है, मनोबल के द्वारा संगठन में उच्च अधिकारियों एवं निम्न अधिकारियों में सहयोग की भावना होती है। ये जो मनोबल होता है, क्योंकि ये टीम वर्क में काम करना पड़ता है। जब टीम वर्क में काम करना है और निश्चित परिणाम के लिए काम करना है संगठन को, तो नेचुरली उसके ऊपर के पदाधिकारी और नीचे के कार्य करने वाले, उनके भीतर जो होता है और विश्वास की भावना होगी, और दोनों एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, मनोबल के कारण ही कर्मचारी अपने संगठन पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कौन है आप? तो यह संगठन जो है, मनोबल जो है, वह संगठन को अपने, उनके कर्मचारियों को उस संगठन पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कहते हैं ना कि आई एम द आर्मी मैन, ठीक उसी कैसे मैं इस सिविल सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हूँ। तो यह जो गर्वान्वित महसूस होना, वह मनोबल का कार्य। मनोबल व्यक्ति को भीतर से गर्वान्वित महसूस करता है। जब वो गर्वान्वित महसूस होता है तो उसको लगता है, तब उसको अटैचमेंट बढ़ती है संगठन से। जब अटैचमेंट संगठन से बढ़ेगी तो संगठन की ऑब्जेक्टिव्स को के लिए वो प्रयासरत रहेगा। तो ये संगठन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो सबसे चौथे चीज है, उच्च मनोबल के कारण संगठन के कर्मचारियों में हड़ताल या अनुपस्थिति, या फिर कह सकते हैं शिकायतें कम मिलती हैं।
जिन वह होता है कि संगठन के ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ कमियां भी रहती हैं, तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाते हुए संगठन के लिए ये, चूँकि उससे एक जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। जैसे हम अपने घर में मानते हैं, कुछ कमियां होने के बावजूद भी हम अपने घर को अच्छा मानते हैं, या अपने अपने परिवार के किसी कार्यों को हम अच्छे महसूस करते हैं। हो सकता है कि उससे हमको पूरा का पूरा लक्ष्य फ़ायदा नहीं भी हो। तो ठीक उसी तरह से मोरल जो है वह किसी भी संगठन में हड़ताल करने की या उससे शिकायत करने की भावना को कम करता है। अब कौन कौन से कारक होते हैं जो किसी भी संगठन के मनोबल को प्रभावित करते हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला है कि संगठन के प्रायोजन एवं उद्देश्यों का ज्ञान तथा उसके प्रति कर्मचारियों में सहानुभूति एवं विश्वास करने पर मनोबल का निर्माण होता है। यानी जो संगठन का किस प्रयोजन से बना है, किस उद्देश्य से बना है, उसके कर्मचारियों में अगर उसको समझाया जाता है तो वह उस पर बढ़ाने का काम करता है। लोग समझने लगते हैं कि हम किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है। दूसरा है एक साथ कार्य करने की भावना विश्वास तथा श्रद्धा को भरने से होता है। माने एक साथ काम करना, एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे की श्रद्धा करने से भी मनोबल बढ़ता है। तीसरी चीज़ हो सकती है प्रशासकीय कर्मचारियों में कार्य के प्रति विश्वास पैदा करना। जो कर्मचारी हैं, प्रशासकीय हैं, उनको उस कार्य के प्रति विश्वास पैदा करना होता है। नेक्स्ट, इससे भी मनोबल बढ़ता है। और किससे मनोबल बढ़ता है? किसी भी उसमें उच्च पदाधिकारियों की सत्यनिष्ठता, जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको ईमानदारी, उनकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठता तथा उनके इरादों से संगठन के कर्मचारियों जो अन्य लोग हैं उसमें विश्वास। अगर मान लीजिए हेड ऑफ द लीडर, जिसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कहते हैं या लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वह सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, कार्य करने वाला है, वह अपने संगठन के प्रति है, तो कर्मचारी भी उसके से प्रेरित होते हैं और उसका भी मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि जब मेरा लीडर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा नेतृत्व, नेक्स्ट जो है, एक अच्छा नेतृत्व भी मनोबल बढ़ाता है, क्योंकि वह एनर्जी बिल्ड करता है, वह पॉजिटिव एस्पेक्ट बिल्ड करता है अपने कर्मचारियों, अपने अधीनस्थों के, कि आप इसके द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी गेन करें, एक चीज़ों को समझें और उसके बाद कार्य करें। तो कुशल नेतृत्व तो ये क्यों करता है? इसीलिए कहा गया है कि अंग्रेजी में कहावत है, एक अच्छा लीडर क्या हो सकता है? फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए वह ही वर्क्स लाइक ए फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड। और यह इस फ्रेंड भी होगा, फिलॉसफर भी होगा और गाइड होगा, तो नेचुरल है कि वह अपने कर्म सहयोगियों में एक नई तरह की ऊर्जा भरने में फायदा हो सकता है। यह वह उत्प्रेरण का कार्य कर सकता है अगर आप उस पर। दूसरी बात जो होती है मनोबल, जो वहाँ राष्ट्र है और राष्ट्र की पद्धति, वह भी मनोबल को बढ़ाती है। जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि जापान में जापान में रहने वाले लोग इस बात को महसूस, वहाँ के सरकारी कर्मचारी अपने कार्य के अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा बहुत तेजी बढ़ी रहती है। तो यह एक तरह के जो वहाँ की इथोज हैं वह भी उन पर प्रभावित करते हैं, उससे भी मनोबल बढ़ता है। इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, वहाँ का कल्चर जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर हो सकता है या संगठनात्मक कल्चर, जिसको बिहेवियर जो है, वह भी मनोबल बढ़ाने में काम करता है। कर्मचारी और जिसमें ऑफिसर्स, उनके बीच में सहयोग की भावना जो होती है, कोऑपरेटिव एफर्ट्स जिसको हम कहते हैं, वह भी मनोबल बढ़ाने का। क्योंकि जिस दिन इसको महसूस करेगा कर्मचारी कि हमारा जो ऑफिसर है वो हमारे साथ मिल कर के, कंधे से कंधा मिला करके संगठन के लिए कार्य कर रहा है, तो उसको अपने लीडर को देखकर उसमें मनोबल बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीड फ्रॉम द फ्रंट माने आप आगे बढ़कर, जो लीडर है, लीड फ्रॉम द फ्रंट माने आगे बढ़ करके वह समस्याओं को से जो दो चार हो और संगठन के उद्देश्यों के लिए, प्राप्ति के लिए कार्य करें। और उसके बाद जो सबसे मनोबल भी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप काम की अवधि क्या रखते हैं, उसकी परिस्थितियों के अनुरूप है कि नहीं, जहाँ पर वो कार्य कर रहा है उसकी परिस्थिति उसमें कार्य करने के लिए है कि नहीं। जो वर्क प्लेस, जिस वर्क में काम करने वाला है,
उसमें ऐसा होना चाहिए जिसमें कम लॉस हो, फटीग नहीं हो, फटीग इन द मतलब थकान नहीं हो, वो साहिट हो अपने। अब जैसे इसीलिए आप देखते हो कि बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में और ख़ास करके अब सरकारी सेवाओं में भी इस बात पर बल दिया जाता है कि एम्बियंस जिसको बोलते हैं कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, एम्बियंस जो किसी संगठन का है, किसी ऑफ़िस का हो, ऐसे इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए जिसमें लोग आकर के महसूस करें, एट होम फ़ील करें और काम करने में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा रहे। और अंत में हम कह सकते हैं इन द नटसेल, मोरल इज बोथ एन इंडेक्स ऑफ ए साउंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड पॉजिटिव वर्क फोर्स। माने क्या है, मोरल क्या है या उन मनोबल क्या है, वह इंडेक्स है, उन मापने का एक यंत्र है कि वहाँ का एम्प्लॉयमेंट का पोजीशन किसी भी संगठन का, उसका वह किस लेवल का है, उसका इंडेक्स क्या है, और वहाँ पर जो काम करने वाला फोर्स है वो पॉजिटिव है कि पॉजिटिवली चीज़ों को देखता है कि नहीं। तो ये है मनोबल। तो इसमें जो प्रश्न बन सकता है कि मनोबल से आप क्या समझते हैं, मनोबल की महत्ता क्या है, या ये दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मनोबल का पर्पज क्या है, किसी भी संगठन में किसी कर्मचारियों को मनोबल बनाने का पर्पज क्या है। तो यह जो चीज़ें हैं, या तीसरा प्रश्न बन सकता है मनोबल से आप क्या समझते हैं, और मनोबल के कौन कौन से ऐसे कारक हैं, जो चीज़ें हैं जिनके द्वारा किसी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ सकता है। तो आज यहीं तक। मैं डॉक्टर राजेंद्र भारती, पूर्व विभागाध्यक्ष, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, राजनीति विज्ञान विभाग, अभी एबीएम कॉलेज महाविद्यालय में वरीय शिक्षक हूँ। अगर इससे कोई भी आपको समझना है, प्रश्न पूछना हो, या आपको इससे कुछ क्वेरी होगा तो आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।